हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस की परिमेय। हम लोग इस वीडियो में गॉस की परिमेय पढ़ेंगे कि गॉस की परिमेय होती क्या है और उसका जो डेरिवेशन है, उसकी जो उपपत्ति है, उसका जो निगमन है, उसको भी हम लोग करेंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये दोनों टॉपिक जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गॉस की परिमेय को सिद्ध कीजिए या गॉस की परिमेय को लिखिए। तो दोनों टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस स्थिति में उस पर कार्यरत जो बल आघूर्ण होता है उस पर उसका जो व्यंजक होता है वो क्या होता है। और इससे पहले हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। क्योंकि वैद्युत फ्लक्स का जो मतलब है, जो काम है, वो इस परिमेय में, इसलिए हम लोग वैद्युत फ्लक्स को पहले समझ लेते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा दिया, लेकिन एक बार परिभाषा फिर से समझते हैं कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो अगर हम लोग बात करें वैद्युत फ्लक्स की, तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो किसी भी पृष्ठ से संबंधित जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है वो उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं उनकी संख्या की माप के बराबर होता है। यानी अब परिभाषा एक बार ध्यान से सुनिए कि वैद्युत फ्लक्स कहते किसे। तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से संबंधित जितनी भी वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उनकी माप को वैद्युत फ्लक्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अब गॉस की परिमेय है क्या? गॉस की परिमेय जो होता है वो किसी न किसी क्लोज, जो आपका एक परिपथ है, एक कोई पृष्ठ ऐसा हो जो पूरी तरह से क्लोज हो, बंद हो, तो बंद पृष्ठ के लिए जो गॉस की परिमेय होती है वो लागू होती है। तो गॉस की परिमेय के अनुसार होता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है, अब इस बंद पृष्ठ को हम लोग कहते हैं क्या है? इस बंद पृष्ठ को हम लोग गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। और गॉसीय पृष्ठ जो होती है वो रियल में कोई ऐसा पृष्ठ होता नहीं है, ये एक प्रकार का काल्पनिक पृष्ठ होता है। अब कभी कभार एग्जाम में पूछता है कि गॉसीय पृष्ठ किसे कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें गॉसीय पृष्ठ की, तो जो गॉसीय पृष्ठ होता है तो वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें हम लोग गॉस की परिमेय को अप्लाई करते हैं, यानी जिसके उपयोग के लिए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गॉस की परिमेय का उपयोग करते हैं जिस पृष्ठ के लिए, उस पृष्ठ को हम लोग गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। यानी आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं, वह काल्पनिक पृष्ठ जिसका प्रयोग गॉस की परिमेय को उपयोग करने के लिए किया जाता है उसी को हम लोग गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। एग्जाम में कभी कभार 1-2 नंबर में पूछा जाता है। अब ये हमने क्या मान लिया कि एक हमारे पास क्या है, गॉसीय पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल जो कैपिटल एस है। अब इस कैपिटल एस क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो इस पृष्ठ में उपस्थित जितने भी आवेश हैं, गॉस की परिमेय है ये, इस पृष्ठ में जितने भी आवेश हैं उन सभी आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। ये होता गॉस की परिमेय। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने लिख दिया, इसको हम पढ़ देते हैं। इसके बाद इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि कैसे ये होता है। इस परिमेय के अनुसार क्या हो कि निर्वात अथवा वायु में उपस्थित किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कहने का मतलब है कि जो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा, यानी जो φe होता है वो बराबर होता है किसके? उसमें उपस्थित, जैसे कि इस पृष्ठ में हमने कितना माना, +q आवेश, तो इस +q आवेश का क्या होगा, ε0 गुना होता है 1/ε0। 1 का मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि q × 1/ε0, या इसको आप लिख सकते हैं कि φe = q/ε0। अब यहाँ पर Q है क्या? तो Q है इस संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ में उपस्थित आवेशों की संख्या या आवेशों का परिमाण। ठीक, तो ये तो था गॉस की परिमेय। अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? ये तो आप लिखेंगे, अगर 1 नंबर में पूछा जाता तो आप केवल इतने लिखेंगे कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित जितने भी आवेश होते हैं सभी आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ से आप उस परिभाषा को भी नोट कर सकते हैं। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे कि इसका निगमन कैसे किया जाता है। तो अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा उपपत्ति, डेरिवेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिसको हम लोग निगमन भी कहते हैं। अब डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो डेरिवेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई गॉसीय पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया, कैपिटल एस है। ठीक, और इस कैपिटल एस क्षेत्रफल में एक कोई बिंदु है कैपिटल O, और इस बिंदु पर +q आवेश रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ से कुछ दूरी पर एक बिंदु दूसरा मान लेते हैं जो कि उस पृष्ठ पर, जो आपका गॉसीय पृष्ठ है उस पर उपस्थित होगा, और उस पृष्ठ पर
हम क्या करेंगे, पहले ज्ञात करेंगे वैद्युत क्षेत्र का मान, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि आपका जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई वो Q/ε0 गुना के बराबर होता है, तो ये हमें प्रूफ करना है। लेकिन कभी कभी ऐसे पूछता है कि कूलाम के नियम से आप प्रूफ कीजिए, तो कूलाम के नियम को उपयोग में लाने के लिए आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि कूलाम में क्या होता है, हम लोग कूलाम का नियम पढ़ते हैं वैद्युत बल को ज्ञात करने के लिए, और वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है उसमें हम लोग वैद्युत बल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो तरीका होगा वो कूलाम के नियम के द्वारा ही गॉस की प्रमेय का निगमन होगा, और एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास एक गॉसिय पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल एस है, और इसके किसी बिंदु कैपिटल और ओ पर एक बिंदु प्लस क्यू स्थित है। अब इस बिंदु से कुछ दूरी जो कि हमने यहाँ पर लिखा है स्मॉल आर दूरी पर हम क्या मान लेते हैं, एक कोई बिंदु पी मान लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु पी के चारों तरफ एक अल्प क्षेत्र जो कि हमने गॉसिय पृष्ठ कैपिटल एस माना है, इसी गॉसिय पृष्ठ का एक अल्प मतलब छोटा सा हिस्सा जिसका क्षेत्रफल क्या है, ds है, हम ds मानेंगे। और इस ds से गुजरने वाला पहले वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, और जितना वैद्युत फ्लक्स आएगा हम क्या करेंगे, उसका फिर समाकलन करेंगे, और वही जो समाकलन होगा वो इस पृष्ठ में उपस्थित संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का परिमाण होगा, और उसका मान जो होगा वो Q/ε0 के बराबर आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा फिगर। तो हम क्या करते हैं, पहले सारी चीजें लिखते हैं, और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप पेन और कॉपी के साथ बैठिए, और जैसे जैसे हम चीज़ों को लिखते हैं वैसे वैसे आप भी लिखते रहिए, ताकि आपका नोट जो अच्छे से तैयार हो सके। तो पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं। आई होप आपको ये फिगर समझ में आया होगा, अगर ध्यान से देखिए लास्ट तक आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर लिखते हैं, पहले लिखेंगे माना एक गॉसिय पृष्ठ कैपिटल एस निर्वात या वायु में उपस्थित है, जिसके बिंदु O पर, अब इस पृष्ठ पर एक बिंदु O है, एक प्लस Q आवेश स्थित है। ठीक, फिर आगे लिखेंगे माना प्लस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप पढ़े हैं कि E = होता है 1/4πε × Q/r²। ये आप व्यंजक पढ़ चुके हैं, इसका डेरिवेशन भी हम लोग कर चुके हैं। और अगर आपने नहीं किया तो इससे पहले आप जाइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है बिंदु आवेश के कारण, वहां पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस बिंदु प्लस Q के कारण बिंदु आवेश, इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपकी हो जाएगी E = 1/4πε × Q/r²। इसको हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर 1। और इसकी दिशा किधर होगी, चूंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी, O से P की ओर। किधर होगी, O से P की ओर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं OP की ओर। ठीक, तो ये तो हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या ज्ञात करते हैं, अब हम लोग ज्ञात करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स। तो चूंकि हमें ये जो हमने, अब यहाँ पर एक चीज और आपको मानना पड़ेगा, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो हमारा बिंदु P है इसके चारों तरफ एक अल्प छोटा सा एरिया है, कौन सा, ds, जिसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो कितना है, वेक्टर ds। यहाँ पर लिखेंगे माना बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्र वेक्टर ds है, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा डिग्री के कोण पर स्थित है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो अब देखो यहाँ पर ये जो ds है ये क्या है, ये आपका क्षेत्रफल है। और हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है वो एक अदिश राशि होती है, लेकिन हमें यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल सदिश निकालते कैसे हैं, क्षेत्रफल सदिश निकालने का तरीका होता है, जैसे आपको इसी तल के लंबवत, इसी तल का आपको क्षेत्रफल सदिश निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इसी तल के अभिलंबवत सामने की ओर एक रेखा खींचेंगे अभिलंबवत, और वो रेखा जो होगी वही क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करता है। अब चूंकि गॉसिय पृष्ठ ऐसे
पूरी तरह से क्लोज्ड है, बंद है। तो उस स्थिति में उस बंद पृष्ठ, जैसे ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक गॉसीय पृष्ठ है और इसके भीतर एक कोई आवेश उपस्थित है, तो यहाँ पर हम लोग ये जो आपको गोल सा हिस्सा दिख रहा है, मान लीजिए आपका अल्पांश क्षेत्र ds है। अब इस ds का हमें क्षेत्रफल से निकालना कि किधर होगा, तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना पड़ेगा इसी ds के अभिलंबों एक ऐसे रेखा खींचना पड़ेगा इस प्रकार से। तो ये जो आपका अभिलंबों से रेखा की दिशा होगी, ये क्षेत्रफल सदिश को व्यक्त करेगा। अब चूंकि ये ऐसे रखा हुआ, तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, उधर हो जाएगी। और आवेश से जो आपका वैद्युत क्षेत्र वो क्या होगा, सीधा के सीधा प्लस से हमेशा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। तो उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र उधर हो गया, लेकिन ds जो आपका क्षेत्रफल सदिश होगा, क्योंकि ऐसे रखा है, तो उस स्थिति में इसका जब क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका जो ये एंगल थीटा है, ये E और ds के बीच का कोण होता है। ठीक, ds क्या है तो क्षेत्रफल सदिश है, E क्या है तो वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ तक तो हमने सारी चीजें लिख लिया कि यहाँ पर थीटा कोण पर स्थित है। तो अब हम क्या करेंगे, इस अल्प क्षेत्र ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अल्पांश ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा आपका d फाई e इज इक्वल टू वेक्टर e इंटू वेक्टर ds कॉस थीटा। ठीक, अब ये आप सूत्र पढ़े होंगे कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो फाई इक्वल टू होता है E इंटू एस कॉस थीटा, या डी फाई इक्वल टू E इंटू डी एस कॉस थीटा होता है। ये एंगल, ये आप फार्मूला जो वैद्युत फ्लक्स का पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वेक्टर E क्या है तो वैद्युत क्षेत्र, जो कि हम लोग कूलाम के नियम से पढ़ चुके हैं कि ये होता है 1/4πε q अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। अब 1 से E का मान रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी फाई ई इज इक्वल टू, ई की जगह पे आपका मान आएगा 1/4πε q बटे r स्क्वायर। तो 1/4πε0 इंटू q अपॉन r स्क्वायर इंटू आपका आ जाएगा डी एस कॉस थीटा। यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डी फाई ई इज इक्वल टू q अपॉन 4πε0 इंटू इसको लिख सकते हैं डी एस कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर ds cos थीटा बटा आर स्क्वायर क्या है, तो आप पढ़े होंगे एक होता है घन कोण। तो यहाँ पर जो ये ds cos थीटा बटा आर स्क्वायर है, ये होता है आपका घन कोण। अब घन कोण क्या चीज होता है, तो आप क्लास 11 में पढ़े होंगे कि अगर कोई भी वस्तु होता है तो उस वस्तु के संपूर्ण आयतन के कारण उससे कुछ दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु पर जो बना एंगल होता है उसको हम लोग कहते हैं घन कोण। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई घन है, कुछ इस प्रकार से एक क्यूब है, और इस क्यूब के कारण मान लीजिए इस बिंदु पर आपको बताना कि घन कोण का मान। तो आप क्या करेंगे, इस क्यूब के प्रत्येक बिंदु से इस पर क्या करेंगे, एक आप रेखाएं खींचेंगे, और ये चारों रेखाएं मिलकर के इस पॉइंट पर एक एंगल का निर्माण करती है। जैसे आप आइसक्रीम की कैप देखिए, तो आइसक्रीम का कैप कुछ इस प्रकार से होता है। तो इस बिंदु पर आप देखेंगे तो इस बाहरी पृष्ठ के कारण यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, और ये जो एंगल है ये होता है आपका घन कोण, और इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं डी ओमेगा से। तो यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है वो ds cos थीटा बटा आर स्क्वायर होता है। तो आप ds cos थीटा बटा आर स्क्वायर की जगह पे डी ओमेगा रख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε इंटू डी ओमेगा। ठीक, तो ये आपका क्या आया है, ये वैद्युत फ्लक्स आया किसके कारण, इस कहाँ तक का, तो इस अल्प क्षेत्र ds तक का ये वैद्युत फ्लक्स है। हमें बताना क्या, हमें बताना इस संपूर्ण पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ S के कारण कुल वैद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ से समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन डी फाई ई इक्वल टू समाकलन q अपान 4πε इंटू डी ओमेगा। अब यहाँ पर q अपान 4πε ये कांस्टेंट मान है। q क्या है, आवेश है, जो भी आवेश होगा उसका मान नियत होगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4πε तो आपका कांस्टेंट मान है, तो ये कांस्टेंट मान का समाकलन नहीं होता, इसको बाहर कर लेंगे तो यह आ जाएगा समाकलन डी फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा q अपान 4πε, यहाँ से आ जाएगा समाकलन डी ओमेगा। q अपान 4πε क्या कांस्टेंट मान, समाकलन नहीं होगा। अब हम लोग एक समाकलन का फार्मूला पढ़ते हैं, समाकलन dx का जो मान होता है वो होता है x। तो यहाँ पर dw का डी ओमेगा का मान ओमेगा हो जाएगा और डी फाई का मान फाई ई हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू q अपान 4πε
इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है, घन कोण है। अब हम लोग जानते हैं कि जो ओमेगा का मान होता है वो 4 पाई के बराबर होता है। जो ओमेगा का वैल्यू होता है वो 4 पाई के बराबर होता है। तो 4 पाई यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 4 पाई। अब आप देखिए यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो मान आएगा वो आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और यही क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट क्या है, यही है गॉस की परिमेय। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। गॉस की परिमेय क्या है, फाई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन, जो कि किसी भी गॉसीय पृष्ठ से संबंध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। और व्यंजक होता है फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और एक अच्छा सा नोट तैयार कीजिए। और यदि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो, स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए। और यदि आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।